नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 17 अगस्त और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे 4 आर्टिकल हैं जिनको डिस्कस करेंगे। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के है। एक आर्टिकल जो है, बिहार अभी कास्ट बेस्ड सर्वे करा रहा है अपने यहाँ, बिहार सरकार जो है, तो काफ़ी विवादित हो गया है मामला। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो है, सबसे पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की जो कुछ लोग हैं उन्होंने उसके खिलाफ कि राज्य सरकार जो है इस तरीके का कास्ट बेस्ड सर्वे कंडक्ट नहीं करा सकती और ये कॉन्स्टिट्यूशन की का वायलेशन है। तो पहले हम लोग जो है वो उसी आर्टिकल से डिस्कस करते हैं, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसमें कई सारे एस्पेक्ट हैं भी डिस्कस करने के लिए। और फिर बचे 3 आर्टिकल जो हैं वो केवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं उनको। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग बिहार में जो कास्ट बेस्ड सर्वे करा रही है बिहार की गवर्नमेंट, उससे रिलेटेड आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। तो बिहार सरकार जो है ये कास्ट बेस्ड सर्वे इसलिए करा रही है ताकि जो पीपल हैं, लोग हैं, उन लोगों की कास्ट और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसके बारे में जानकारी मिल सके, ताकि उसके आधार पर जो एडवांटेजेस मिलने चाहिए उनको, वो एडवांटेजेस थ्रू द पॉलिसी मेकिंग दिए जा सकें। ये जो है इस रीज़न से बिहार सरकार ये कास्ट सर्वे कंडक्ट करा रही है। जैसा कि आपको बताया, तो बिहार में जो है कुल 38 ज़िले हैं और 38 ज़िलों में नियर अबाउट 12.7 करोड़ की आबादी है। तो 12.7 करोड़ की आबादी के सोशल इकोनॉमिक स्टेटस और कास्ट बेस्ड डाटा को कलेक्ट करने का काम बिहार सरकार कर रही है। और 7 जनवरी 2023 से उन्होंने जो है 2 फेजेज़ में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। पहले फेज में जो घर थे उनके, मतलब जो हाउसेज हैं, लोगों के घरों की लिस्टिंग का काम किया गया, और दूसरे फेज में ये कास्ट बेस्ड डाटा जो है, कास्ट बेस या फिर जो सब कास्ट है उससे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करने का काम किया जाना था। तो कुल मिलाकर के मामला ये उठा कि बिहार सरकार ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको एज ए, आप कह सकते हैं, अथॉरिटी जो है अपॉइंट किया जाता है इस तरीके के डाटा कलेक्शन को लेकर के। तो लोगों का कहना ये था कि सेंसस एक्ट 1948 के अंदर जो सेक्शन 3 है, जब तक उसके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल ना दे स्टेट गवर्नमेंट को, तब तक किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐसे किसी डाटा कलेक्शन के लिए स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं कर सकती है। जबकि बिहार सरकार ने ऐसा किया। और दूसरा लॉजिक उन्होंने ये दिया कि जो जो सेंसस है, ये सेंसस कंडक्ट कराने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये उन्होंने बोला कि ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। बाकी बिहार सरकार को ऐसा करना क्यों पड़ा? तो करना इसलिए पड़ा क्योंकि केंद्र सरकार जो सेंसस कंडक्ट कराती है, उस सेंसस के अंदर केवल जो शेड्यूल कास्ट होती हैं, उन शेड्यूल कास्ट के कास्ट बेस्ड डाटा को जो है कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा और जो लोग हैं उनके कास्ट बेस्ड डाटा को कलेक्ट नहीं किया जाता है। दूसरी बात कि जो सेंसस एक्ट 1948 के अंदर बाय द सेंसस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड कंडक्टेड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और इसको जो है एक्स ऑफिशियो सेंसस कमिश्नर भी बोलते हैं। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में ये जो सेंसस कंडक्ट कराई जाती है, इसमें जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, उसको रिलीज़ नहीं किया जाता। तो जो डाटा रिलीज़ नहीं किया जाता है, तो जो राज्य सरकारें हैं उनको समस्या होती है कि वो अगर कोई पॉलिसी बनाना चाहती हैं टारगेटेड बेनिफिशरीज़ के लिए, तो फिर जो है वो कैसे लोगों को टारगेट करेंगी, उनको एडवांटेज पहुंचाने के लिए ऐसी पॉलिसी को जो है किस तरीके से वो बना पाएंगी। तो इसलिए जो है बिहार सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। और केंद्र सरकार को क्या आपत्ति है इस तरीके का डाटा कलेक्ट करने में? तो केंद्र सरकार का कहना ये है कि शुरुआत से ही भारत सरकार जो है कास्ट मतलब जो कास्ट का चलन है समाज में, उस कास्ट के चलन को कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करने की कोशिश करती आ रही है। इसलिए जो सेंसस पॉलिसी है इंडिया की, वो सेंसस पॉलिसी में 1951 के बाद से ही कास्ट बेस्ड डाटा को कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस में रखा गया है, उसको अनदेखा किया जाता रहा है लगातार। तो इसको डिस्करेज करने का काम करती है ये सेंसस पॉलिसी। तो इसलिए केंद्र सरकार जो है कास्ट बेस्ड डाटा जो है लोगों का कलेक्ट नहीं करती है अपने डिकेडल सेंसस में, जो 10 साल में कराया जाता है।
और सेंसस की अगर आप बात करें तो सेंसस के इतिहास में ये तो आपको पता ही होगा कि पहली बार भारत में जो सेंसस कंडक्ट कराया गया था वो 1865 से लेकर के 1872 के बीच में छोटे छोटे टुकड़ों में कई जगहों पर धीरे धीरे करके उसको कंडक्ट कराया गया और फाइनली जो है 1872 में वो सेंसस जो है कंप्लीट हो पाया। तो ये कहा जाता है कि 1872 में भारत का पहला सेंसस कंडक्ट किया गया, लेकिन नॉन सिंक्रोनस था। नॉन सिंक्रोनस मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर जो है कंडक्ट कराई गई सेंसस। और वास्तव में जो 10 की जनगणना होती है वो 10 की जनगणना की शुरुआत 1881 से मानी जाती है। ठीक, दूसरा, क्या इसके पहले सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ है या नहीं हुआ है? तो 1931 में एक बार जो है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया गया था भारत में। उसके बाद 1931 के बाद सीधे 2011 में एक बार फिर से सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया गया, और जिसको जो है शहरी क्षेत्रों के लिए भी कंडक्ट किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी कंडक्ट किया गया। शहरी क्षेत्रों के लिए जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स ने कंडक्ट किया था, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कंडक्ट किया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। और वही रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एज ए सेंसस कमिश्नर जो है इसको कंडक्ट कराने का काम करते हैं। लेकिन 2011 का जो SECC था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था, उसके डाटा को कुछ माना गया कि ये डाटा फ्लॉड है, इसमें किसी तरीके मतलब एक्यूरेट डाटा नहीं है, तो इसलिए उस डाटा को कभी रिलीज़ ही नहीं किया गया। बाकी आप ये ध्यान रखिएगा कि जो 10 की जनगणना में डाटा कलेक्ट किया जाता है वो डाटा कॉन्फिडेंशियल रखती है सरकार, जबकि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डाटा जो है उसको जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके लिए अवेलेबल रहता है, ताकि अगर वो इस तरीके की कोई पॉलिसीज़ वगैरह बनाना चाहते हैं तो बना सकें। अब चूंकि 2011 के डाटा को रिलीज़ किया नहीं गया है, तो लेटेस्ट जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से रिलेटेड डाटा है वो गवर्नमेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। मीन्स हमारे पास जो डाटा है वो 1931 की जनगणना का ही डाटा है। तो इसलिए बिहार सरकार को ओवरऑल ये स्टेप उठाना पड़ा, और कुल मिलाकर के हाई कोर्ट ने अपना स्टे बाद में हटा लिया। सुप्रीम कोर्ट में जो 18 अगस्त को सुनवाई होनी थी, तो 18 अगस्त को जो सुनवाई होनी है उस सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जो है हरी झंडी दिखा दी है। और चूंकि एडिटोरियल के डिस्कशन में डेट 17 अगस्त है, लेकिन 18 अगस्त का जो वाक़या है वो आपको बता रहे हैं इसलिए क्योंकि इस वीडियो की रिकॉर्डिंग जो है 18 अगस्त के बाद कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बैन नहीं लगाया। फिलहाल सितंबर 2023 तक जो कास्ट बेस्ड सर्वे बिहार सरकार करा रही है वो डाटा पूरी तरीके से बाहर आ जाने वाला है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस और जो जनरल डिकेडल सेंसस है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। तो ये पॉइंट वाइज देख लीजिए। पहला पॉइंट है इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन गैदर्ड अंडर सेंसस इज अंडर द सेंसस एक्ट 1948 whereas SECC is not conducted under any such act। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है वो किसी एक्ट के अंदर कंडक्ट नहीं कराया जाता, जबकि जो 10 की जनगणना है वो सेंसस एक्ट जनगणना अधिनियम 1948 के अंदर कंडक्ट कराई जाती है। दूसरा, जो पर्सनल डाटा है पॉपुलेशन सेंसस में 10 की जनगणना में उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है सेंसस एक्ट 1948 के तहत, जबकि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में होती है ये ओपन होती है फॉर यूज़ बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के लिए जो है ओपन होता है ये डाटा, वो यूज कर सकते हैं इसमें जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया है, ताकि हाउस होल्ड्स को अगर कोई बेनिफिट देना चाहते हैं या किसी बेनिफिट से रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं यानी उन तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं, तो इस पर्पज़ के लिए जो है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डाटा को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए उल्टा है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को लेकर के चिंता ज़्यादा रहती है लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए डाटा ओपन है, जबकि सेंसस एक्ट के अंदर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है। तो ये कन्फ्यूजन वाला एक स्टेटमेंट बन सकता है कभी, ध्यान रखिएगा इसको। फिर उसके बाद आप देखिए कि जो ड्यूरेशन होती है, जैसे 10 की जनगणना कराई गई 2011 की, तो 2011 की 10 की जनगणना की जो ड्यूरेशन है वो देखिए है 9 से 28 फरवरी 2011, जबकि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की जो ड्यूरेशन है वो 2011 में कराई गई कुछ राज्यों में 2012 में कराई गई। कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि जो 10 की जनगणना है वो वर्तमान समय में सिंक्रोनस वे में होती, मीन्स एक साथ एक ही टाइम पीरियड में सारे राज्यों में कराई जाती है, जबकि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है।
काफ़ी लंबे समय में कंडक्ट कराया जाता है इसको, ठीक है। और देखेंगे तो जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का था, उसके डाटा को 2013 तक जो है वेरीफाई किया जा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए, अ सिस्टमैटिक एंड मॉडर्न पॉपुलेशन सेंसस इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म वाज कंडक्टेड नॉन सिंक्रोनसली बिटवीन 1865 एंड 1872, ये आपको बता चुके हैं। और ये पहली बार जो है 1872 में कराया गया, तो इसको जो है फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया बोला जाता है। जबकि फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस जो है वो 1881 में कंडक्ट कराई गई, और पहली जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस थी वो 1931 में कराई गई। उसके बाद जो है सीधे 2011 में इसको कंडक्ट कराया गया। कुल मिलाकर के आप एक चीज़ ये देख लीजिए कि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है वो हाउस होल्ड की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो पर्सनल है उसको कलेक्ट करने का काम करती है। तो जैसे उनके घर के बारे में जानकारी, उनकी हाउसिंग कैसी है, एजुकेशनल स्टेटस कैसा है, लैंड होल्डिंग कैसी है, डिफरेंटली एबल्ड है कोई पर्सन या फिर नहीं है, ऑक्यूपेशन क्या है यानी व्यवसाय क्या है, जो संपत्ति है तो कितनी संपत्ति है उनके पास, SC ST हाउस होल्ड्स मीन्स SC है ST है, इस तरीके का डाटा भी, इनकम क्या है उनकी। तो इन सारी चीज़ों को जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर सोशियो इकोनॉमिक डाटा के अंदर कलेक्ट किया जाता है। और ये जो कास्ट बेस्ड सर्वे करा रही है बिहार गवर्नमेंट, तो इसमें उसके ऊपर एक आरोप और भी लगाया जा रहा है। वो आरोप ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार जो है वो मंडल पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। तो ये मंडल पॉलिटिक्स वर्ड जो आया है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मंडल पॉलिटिक्स का मतलब जो है वो एक कमीशन गठित किया गया था 1979 में, मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है, काफ़ी फेमस है, आप जानते होंगे। तो 1979 में मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और जनता पार्टी की सरकार थी। तो जनता पार्टी की सरकार के समय 1979 में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचानने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए मंडल कमीशन को गठित किया गया था। और जो BP मंडल एक सांसद थे तो अध्यक्षता कर रहे थे इस कमेटी की, मंडल कमीशन की। और 1980 में ही मीन्स एक साल के अंदर ही जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। और अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए इन्होंने जिस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डाटा का इस्तेमाल किया वो 1931 का था। ऑब्वियसली जब कोई कंडक्ट कराई नहीं गई सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 1931 के बाद, तो उसी का डाटा इस्तेमाल किया गया। और इसके अंदर जो है 11 इंडिकेटर्स रखे थे मंडल कमीशन ने, 11 संसूचकों के आधार पर जो है निर्धारित किया उन्होंने कि कौन कौन सी जातियां जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। और 52% पॉपुलेशन को, 52% पॉपुलेशन को OBC के अंदर जो है कैटेगराइज किया उन्होंने कि 52% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री जो है वो अंडर OBC आती है। और उस 1980 में रिपोर्ट मिलने के बाद में उसको जो है तत्काल उस समय लागू नहीं किया गया, रिजर्वेशन नहीं दिया गया OBC को। वही दोबारा फिर से एक बार 1989 में जो है दोबारा से एक बार जनता दल की सरकार आई। और जब दोबारा जनता दल की सरकार आई तो उसमें उस समय जो है मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करते हुए और 27% का रिजर्वेशन जो है वो OBC कैटेगरी को दे दिया गया। और जब ये दिया गया, फिलहाल आप एक चीज़ ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि तो इस तरीके से मंडल कमीशन की अनुशंसाएं जो थी उनको 1990 में लागू किया गया। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है कि यहाँ बात बार बार हो रही है, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए मंडल कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन इसने जो 11 संसूचक अपनाए थे उन 11 इंडिकेटर्स में तीनों तरह के इंडिकेटर्स थे, सोशल भी थे, इकोनॉमिक भी थे और एजुकेशनल भी थे, ये ध्यान रखिएगा। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर भी इसमें शामिल थे। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की पहचान में जो 11 इंडिकेटर थे उनमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी शामिल थे। कुल मिलाकर के 1990 में जब इसको लागू किया गया, इसकी अनुशंसाओं को, और 27% का रिजर्वेशन दिया गया, तो आंदोलन छिड़ गए देश में। कई जगह पर जो है जो छात्र थे, छात्रों ने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। और जब प्रदर्शन करने शुरू कर दिए तो एक पत्रकार थी उस समय, इंदिरा साहनी नाम था उनका, और उन्होंने, इंदिरा साहनी जी ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया कि कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन देना उचित नहीं है।
तो जब कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन देना उचित नहीं, ऐसा मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो कुल मिलाकर के इंदिरा साहनी केस जो है 1992 में, आप देखिए इंदिरा साहनी केस की शुरुआत जो है 2 जजेस के बेंच से हुई थी। उसमें पहले 2 थे, फिर उसके बाद 3 हुए, फिर 5 हुए, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में जो है वो 9 जजेस की जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो गई। और इंदिरा साहनी मामले में जो केस फाइनल जो डिसीजन आया, जो वर्डिक्ट आया, वो वर्डिक्ट जो है 6-3 के रेशियो से आया था। मीन्स 6 जज जो है वो उस वर्डिक्ट के समर्थन में थे, 3 जो है अपोजिशन में थे। और उस वर्डिक्ट में ये फाइनल हुआ कि कास्ट के आधार पर, मीन्स कास्ट को जो है पिछड़ेपन का आधार माना जा सकता है। दूसरा ये तय किया सुप्रीम कोर्ट ने कि मैक्सिमम रिजर्वेशन जो दिया जा सकता है वो 50% रिजर्वेशन दिया जा सकता है। क्योंकि देखिए उस समय क्या हुआ था कि रिजर्वेशन के अंदर जो है, जैसे उस समय क्या, आज भी वही स्थिति है कि SC ST, जैसे आप देखेंगे कि नियर अबाउट 16 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट जो है SC पॉपुलेशन है। ST पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी नियर अबाउट 8% के आसपास, 8 पॉइंट समथिंग। और उसके बाद 52% अंडर OBC, तो अबव 75% आबादी जो है वो रिजर्वेशन के अंदर जो है कैटेगराइज हो गई एक तरह से, है ना। तो 50% की कैप लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% से ज़्यादा सीट्स जो है वो रिजर्व नहीं की जाएंगी। दूसरा, इसी डिसीजन में जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी इंदिरा साहनी के जजमेंट में ही सामने आया। कुल मिलाकर के वर्तमान समय में जो क्रिटिसिज्म किया जाता है, तो क्रिटिसिज्म में क्या है कि पहचान करने के तरीका जैसे कास्ट बेस्ड है। अब कास्ट बेस्ड सर्वे में कास्ट बेस्ड डाटा के लिए भाई सर्वे तो इस्तेमाल किए ही जाते हैं, लेकिन अलग अलग सर्वे के डाटा जो हैं वो अलग अलग आते हैं। तो कई लोगों का ये मानना है कि ये डाटा ही जब सिमिलर नहीं होते हैं तो फिर पता नहीं कि मतलब जो आंकड़े लगाए गए हैं वो सही हैं कि नहीं है, कि रिजर्वेशन ठीक तरह से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। और रिजर्वेशन वैसे भी बहुत ज़्यादा विवादित मामला है। फिलहाल रिजर्वेशन जो है एक तरह से एक अफर्मेटिव एक्शन है इंडियन सोसाइटी के लिए। और अफर्मेटिव एक्शन का मतलब ये है कि जिन्हें कभी पहले मौका नहीं मिला सामाजिक परिस्थितियों बस, तो आज उन्हें एक साथ जो है सबके साथ एक समान दौड़ में खड़ा नहीं किया जा सकता। उन्हें कहीं ना कहीं वरीयता देना किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं माना जाता। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4, ये दोनों भी जो है इसी प्रकार के प्रोविज़न से रिलेटेड हैं। तो इनको भी आप जो है देख सकते हो। और इस तरीके से हमारा जो ये बिहार का कास्ट बेस्ड सर्वे का जो आर्टिकल था यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अच्छा, ये क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान रखिएगा। क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट में फैमिली की इनकम काउंट की जाती है ना, इंडिविजुअल की इनकम काउंट नहीं की जाती। कि मीन्स अगर किसी की फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख पर ईयर है या उससे ऊपर है, तो वो परिवार जो है उसको क्रीमी लेयर के अंदर रखा जाएगा। तो उनको जो है अंडर द OBC रिजर्वेशन के लिए वैध नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब अगला आर्टिकल हमारा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के है। इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 2015 में लॉन्च की गई थी। और 2015 में लॉन्च करने के बाद जो है 2022 तक सभी को एक एक घर मिल जाना था। कुल मिलाकर के फ़िलहाल घर नहीं मिल पाया है। और सरकार ने फिर से एक आवास योजना को फिर से जो है लॉन्च करने के मतलब संकेत दिखाई देते हैं जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं उनके वक्तव्यों में कहीं ना कहीं। तो इसी को लेकर के ऑथर ने जो है आर्टिकल लिखा है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 2015 में लॉन्च की गई थी। इसमें जो है आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग आवास योजना का खंड है और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग था। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अलग और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अलग, दोनों के लिए जो बेनिफिशरीज़ हैं उनकी पहचान करने के जो बेसिस हैं यानी जो आधार हैं वो भी अलग अलग हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए जो आधार हैं वो कई मतलब कैटेगरीज बनाई गई हैं। जैसे इकोनॉमिक आधार पर जो है सिलेक्ट किया जाएगा, बाकी जो है इनकम ग्रुप के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो ऐसे करके जो है 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। और लोअर इनकम ग्रुप की 2 कैटेगरी हैं, EWS के बेस पे है, और एक कैटेगरी और भी है, एक बार इसको देख लीजिएगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा। और ग्रामीण क्षेत्र में पहचान करने का तरीका जो है वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है, तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में अगर जो है ग्राम पंचायत ने या ग्राम सभा ने इनरोल किया है किसी व्यक्ति का नाम, तो वो आदमी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए कह सकते हैं आप कि लाभार्थी के तौर पर उसे जो है चिन्हित किया जा सकता है। कुल मिलाकर के इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसे थोड़ा पॉइंट में ही कन्वर्ट कर दिया है।
और जो नई योजना आने, तो ऑथर कह रहे हैं कि हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना को जो है 2024 तक के लिए, दिसंबर 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, ताकि जो हाउस अभी तक सैंक्शन कर दिए गए हैं उन हाउसेस के निर्माण को कंप्लीट किया जा सके। लेकिन अभी कुल मिलाकर के जो हाउसिंग फॉर ऑल का सपना था प्रधानमंत्री आवास योजना का, काफ़ी दूर है, वहाँ तक अभी हम पहुँच नहीं पाए हैं। इसमें क्या क्या समस्याएं आई हैं सामने, तो कहते हैं कि अभी फ़िलहाल जो है केवल 2/3 सैंक्शनड हाउस जो हैं, जो हाउस बनाने थे, तो सैंक्शनड हाउसेस में से 2/3 अभी तक केवल बनाए जा सके हैं। मीन्स बनाए जाने थे कितने, 1,19,00,000 घर, और बन पाए हैं 76,25,000 घर जो है वो अभी तक बन पाए हैं 8 सालों में, 2015 से अभी 2023 चल रहा है, ठीक है। और कहते हैं कि अब जो केंद्र सरकार है उसने सहायता दी है कितनी, 1.49 लाख करोड़ अभी तक जो इतनी सहायता दी गई है। और ये जो इसमें आवास बनाया जाता है, तो इस आवास के बनाए जाने में शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो 24.4% का हिस्सेदारी जो है वो केंद्र सरकार की रहती है। बाकी राज्य सरकार और लोकल अथॉरिटीज़ की हिस्सेदारी रहती है 16% के आसपास। बाकी जो बेनिफिशरी यानी जो लाभार्थी है जिसके लिए घर बनाया जा रहा है, तो उसे भी 60% फंडिंग जो है उसे अपने पास से लगानी पड़ती है। और इसके लिए उसे जो है हाउस लोन या होम लोन मिल जाता है बैंक से, और उस होम लोन पर जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अगर 1.49 लाख करोड़ मीन्स नियर अबाउट 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार ने लगाया है, तो बेनिफिशरीज़ को नियर अबाउट 4.95 लाख करोड़ यानी लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास बेनिफिशरीज़ को भी लगाना पड़ा। और ये कहीं ना कहीं इस सपने को पूरा करने में एक बाधा के तौर पर सामने रहा है। कुछ सजेशंस देते हैं ऑथर, तो सजेशंस में ये बोलते हैं कि ये जो शेयर है बेनिफिशरी का 60%, इस शेयर को कम करके कम से कम 40% तक लेकर के आना चाहिए जब अगर नई योजना जो है दूसरी कोई लाते हैं। दूसरा ये कि जो असिस्टेंस है सेंटर की या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज़ की, इस असिस्टेंस को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। ये नहीं फिक्स ना कर दें एकदम से कि हम जो है 25% ही देंगे। जगह और स्थानीयता के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर, मीन्स देश काल परिस्थिति के आधार पर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी सरकारों की तरफ से, स्थानीय संस्थाओं की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से, तो वो फ्लेक्सिबल हो, कम ज़्यादा हो सकती हो। तीसरा, जो घर को लेकर के और भी इश्यूज़ हैं, ऐसे क्वालिटी इश्यूज़ हैं कि जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो किस तरीके का क्वालिटेटिव मटेरियल है कि नहीं है। अनऑक्यूपेंसी रीजन्स जो हैं उनको भी एड्रेस करने का काम किया जाए। कुल मिला के जैसे घर दे दिया गया किसी को लेकिन आदमी उस घर में रह नहीं रहा, उसने किराए पे उठा दिया, तो इस तरीके की चीज़ें जो है ये क्यों हो रहा है। अब जैसे रीज़न आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करिए कि आपने घर किसी को बना के दे दिया किसी शहर से 30 किलोमीटर आउटर एरिया में, तो अब अगर उसे फिर रोज़गार कहाँ मिलेगा? केवल घर में रहने से तो उसका काम नहीं चलेगा ना भाई, मंथली इनकम भी तो चाहिए परिवार चलाने के लिए। या फिर जैसे हाई लैंड कॉस्ट्स हैं, या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स रिस्ट्रिक्शंस हैं। फ्लोर स्पेस इंडेक्स रिस्ट्रिक्शंस का मतलब आप समझिए, ऐसे समझिए, फ्लोर स्पेस इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जो एरिया घर बनाने के लिए आपको मिला, मीन्स जो प्लॉट अलॉट किया गया, ठीक है, या जो ज़मीन का टुकड़ा है, और उस ज़मीन के टुकड़े के कितने हिस्से पर आप जो है निर्माण का काम कर सकते हैं। तो जितने हिस्से पर निर्माण का काम कर सकते हैं उसको कहते हैं फ्लोर स्पेस, ठीक है। और फ्लोर स्पेस रेशियो जो है आप ध्यान रखिएगा 100 से ऊपर भी हो सकता है। जैसे सपोज करिए कि अगर 100% फ्लोर स्पेस रेशियो है किसी प्लॉट का, तो इसका मतलब ये है कि उस ज़मीन के पूरे टुकड़े पर आप जो है निर्माण का काम कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए 200% है तो 200% का मतलब ये है कि आप 2 मंजिल बना सकते हैं, उतना ही ऊपर भी बना लेंगे। अगर 1.5 मीन्स 150% है तो इसका मतलब क्या है कि 1 मंजिल आप बना सकते हैं पूरा, और आधा मंजिल बनाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स है इसके रेशियो में परसेंटेज जो है वो 100 से ऊपर भी हो सकता है। तो कभी इस तरीके का कोई स्टेटमेंट आपको मिले तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर के ऑथर ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सारे लोगों को आपस में कॉम्प्रीहेंसिवली बातचीत करके, व्यापक स्तर पे बातचीत करें, और उसके बाद जो है नई जो भी पॉलिसी लेकर के आने वाले हैं आवास को लेकर के, उसको फॉर्मुलेट करें। और उसके बाद बोलते हैं कि गोल इज़ टू फॉर्मुलेट ए रोबस्ट स्कीम टू टर्न हाउसिंग फॉर ऑल इनटू ए रियलिटी। और एक रोबस्ट स्कीम बनाने की ज़रूरत है अगर ये हाउसिंग फॉर ऑल को वास्तविकता में यानी यथार्थ में परिणत करना है। अगला आर्टिकल जो है वो हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे होंगे लगातार लैंडस्लाइड्स के मामले आ रहे हैं, बारिश लगातार होती जा रही है। तो
तो ये बारिश होने के कारण को लेकर के और जो वहाँ पर भूस्खलन हो रहे हैं उसको लेकर के इसमें कुछ रीजंस हैं, केवल पॉइंट वाइज वो देख लेने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ तो ये कि अभी जो वर्तमान वर्ष है ये एल नीनो ईयर है, और एल नीनो ईयर में क्या है कि समुद्र की सतह का तापमान औसत से अधिक रहता है, यानी समुद्र की सतह जो है औसत से ज़्यादा गर्म रहती है, और ऐसी स्थिति में मानसून कमज़ोर होता है। और ऑथर कहते हैं कि एल नीनो ईयर होने के बावजूद बारिश होनी चाहिए कम, लेकिन बारिश हो रही है कितनी ज़्यादा, और बारिश जो है हिमाचल प्रदेश में कितनी ज़्यादा हो रही है आप देख रहे हैं। लैंडस्लाइड लगातार रोज़ वहाँ कुछ ना कुछ गिर ही जा रहा है। और अब तो उसको जो है राष्ट्रीय आपदा प्रभावित राज्य जो है घोषित कर दिया गया है, ताकि उसको जो है कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस अलग तरीके से दी जा सके। वैसे जो असिस्टेंस दी जाती है केंद्र सरकार की तरफ से वो तो दी ही गई है, लेकिन जब किसी राज्य को राष्ट्रीय आपदा प्रभावित घोषित कर दिया जाता है तो फिर उसको जो है अलग से और भी असिस्टेंस दी जा सकती है फाइनेंशियल। तो इसलिए अभी हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है। कुल मिलाकर के तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसी जगहों पे ये जो बारिश हो रही है, जो फ्लड आ रही है, इसका रीज़न जो है वो क्या है, तो कहते हैं कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है, यानी पश्चिमी विक्षोभ जो है वो कहीं ना कहीं कारण है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं क्या, तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स ओरिजिनेटिंग इन द मेडिटेरेनियन, जो भूमध्य सागर है उस भूमध्य सागर से एक तरह के ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो उठ करके आते हैं, जो उष्णकटिबंधीय तूफ़ान आप कह सकते हो इनको, तो उष्णकटिबंधीय तूफ़ान है एक तरह से, जो यहाँ आकर के बारिश कर रहे हैं, यानी बारिश के पैटर्न को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आर्कटिक है, आर्कटिक भी गर्म हो रहा है, और आर्कटिक के गर्म होने की वजह से पोलर जेट स्ट्रीम जो है, उस पोलर जेट स्ट्रीम के ऊपर भी फ़र्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से वेदर का पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है। और कुल मिलाकर के लगातार जो वेदर साइंटिस्ट हैं उनका कहना ये है कि हाई रिस्क वेदर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है, यानी जो है ज़्यादा खतरों वाला मौसम और उसकी जो प्रोबेबिलिटी, जो प्रायिकता है, जो संभाव्यता है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा हिमालयन रीजन में कह रहे हैं कि अंधाधुंध जो निर्माण का काम चल रहा है, रैकलेस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो वहाँ लगे हुए हैं, जैसे चार धाम रोड बनाई जा रही है, तो इस तरीके के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की वजह से भी जो माउंटेन्स हैं उनका जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, यानी कह सकते हैं आप कि जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें परिवर्तन आ रहा है, और उस परिवर्तन के आने की वजह से भी जो उनकी सुभेद्यता है, वल्नरेबिलिटी है, वो भी बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर के ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस जो पुअर हैं, यानी पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस जो है वो अगर अपनाई जा रही हैं तो वो कहीं ना कहीं लगातार इस तरीके के खतरों को बढ़ाती जा रही हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए। और इसीलिए जो है ये वास्तव में तुरंत अर्जेंट नीड है थॉटफुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, और पोटेंशियल रिस्ट्रिक्शंस टू मिनिमाइज हैज़ार्ड्स एंड मेंटेन स्टेबिलिटी, और जो नुकसान हो रहा है उसके लिए कैसे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में रेजिलियंस डेवलप की जा सके, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा आर्टिकल जो है वो, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या है कि पर्यावरण मंत्रालय जो है 4 संस्थाओं को मर्ज करना चाहता था, और मर्ज करने के लिए उसने जो है नोटिफिकेशन जारी किया था, सरकार ने 2022 में ही नोटिफिकेशन जारी किया था। तो कौन सी 4 संस्थाओं को मर्ज करना चाहते थे ये, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और सेंट्रल जू अथॉरिटी। और जो इनके अलग अलग रीजनल ऑफिस हैं तो उसको भी इंटीग्रेट करके एक इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस बनाना चाहते थे इन चारों के लिए। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट टाइगर है और प्रोजेक्ट एलिफेंट है, दोनों प्रोजेक्ट्स को भी मर्ज करना चाहता था पर्यावरण मंत्रालय, और कारण ये बता रहे थे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर के जो अप्रूवल्स लेने होते हैं ऑफिस से, तो अलग अलग ऑफिस से कई सारे अप्रूवल लेने के बजाय अगर इंटीग्रेटेड ऑफिस बन जाएगा तो तुरंत जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बेस्ड अप्रूवल जो भी लेने होंगे वो तुरंत अप्रूवल मिल जाएंगे, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर के कुछ लोगों ने याचिका डाल दी। कर्नाटक से कहानी शुरू होती है, और कर्नाटक में हाईकोर्ट में जब याचिका डाली गई, हाईकोर्ट ने पूछा, सरकार ने तुरंत जो है पासा ही पलट लिया। सरकार ने कहा कि वो हम तो जो है मर्ज नहीं करना चाह रहे थे उनको, हम केवल जो है अप्रूवल आसानी से मिल सके इसलिए मतलब कुछ ऐसे सुधार करना चाह रहे थे, और पूरी बात ही पलट। अब कुल मिलाकर के सरकार ने जो है पूरा मैटर ही वापस ले लिया, किसी भी तरीके से जो इसे
मर्जर का प्लान जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। आर्टिकल में ये चीज़ और कही जाती है कि ये जो चारों संस्थाओं का मर्जर करने जा रहे थे, ये चारों संस्थाओं का नेचर इतना अलग है और इन चारों संस्थाओं का नेचर इतना अलग है, तो इनका मर्जर किस तरीके से करने का सोच रही थी सरकार वो नहीं पता। दूसरा ये कि सबके काम अलग अलग हैं, तो मर्जर के बाद सबके काम पर भी कहीं ना कहीं नकारात्मक असर पड़ने की पूरी पूरी संभावना थी। जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसने तो अपना विरोध भी इस मामले में दर्ज कराया था, तो कहीं ना कहीं जो है अथॉरिटीज़ को कमज़ोर बनाने का काम करता है और जो इंडिपेंडेंस है अथॉरिटीज़ की वो ख़त्म हो जाती, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्यूजन अलग पैदा होता है। भाई इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस बन जाता, तो इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस के बाद फिर पता चला किसी एक एरिया में एक ही तरह के अप्रूवल को 4 संस्थाएं देने में कहीं आपस में उलझ गई, तो वो एक फालतू का झगड़ा खड़ा हो जाता है। तो कुल मिलाकर के एक दूसरे की डिसीजन मेकिंग में एक इंटरफेरेंस भी दिखाई देता। कुल मिलाकर के ये मर्जर का प्लान जो है सरकार ने पूरी तरीके से वापस ले लिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं जैसे NTCA जो प्रोजेक्ट टाइगर को मैनेज करने का काम करती है, टाइगर रिजर्व्स को मैनेज करने का काम करती है, जो FSI है वो फॉरेस्ट डाटा के साथ डील करने का काम करता है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है एक इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, मीन्स एनवायरनमेंट रिलेटेड या वन्य जीवों से संबंधित जो भी कानून बने हुए हैं उनको लागू कराने का काम करती है, और सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है जो चिड़ियाघर हैं उन चिड़ियाघरों को ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको मेंटेन करने का काम करती है। तो ये सारे अलग अलग काम करने वाली संस्थाओं को ऊपर से प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर का मर्जर, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाली थी, ये आर्टिकल जो है कहना चाहता है। इसका लास्ट और फाइनल जो हमारा आर्टिकल है उसकी तरफ चलते हैं। ऐसे चारों आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो ध्यान से निकल गया था। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से चारों आर्टिकल थे, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है, आपके लिए उपयोगी है और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा आर्टिकल्स में हम लोग धीरे धीरे करके अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दूसरी जगहों से भी, जैसे इंपॉर्टेंट कुछ और भी समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, जैसे डाउन टू अर्थ है, द वायर है, लाइव मिंट है, तो इनसे भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और फर्दर कुछ आर्टिकल्स मान लीजिए जैसे डाउन टू अर्थ में कुछ आर्टिकल्स हिंदी में मिल जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट ऐसे आर्टिकल्स को हिंदी में भी हम लोग जो है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डिस्कस करते रहेंगे। कुल मिलाकर के अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने किसी दूसरे दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और हमें कोई सुझाव या देना चाहते हो सुधार संबंधित, या फिर आप कोई सहायता चाहते हो अपनी पढ़ाई के स्तर पे, तो उसके लिए आप जो है nirmamsupat@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जो है आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और निरंतरता अपनी बनाए रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।